नमस्कार मित्रों। भारत और विश्व आपके इस पाठ्यक्रम में भारत की विदेश नीति एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए एक यूनिट है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे और संक्षेप में ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, इसके मुख्य जो तय करने वाले जो घटक थे वो कौन से थे, कौन से प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति विकसित हुई, इसके प्रमुख यदि अंतराल में हम बांटना चाहें तो कौन कौन से फेजेस में इसको बांट सकते हैं, मुख्यतः प्रधानमंत्री जैसे जैसे बदलते गए उसके आधार पर। और ये सब करते हुए भी भारत एक अपनी सक्षम स्वतंत्र विदेश नीति को किस तरीके से एक आकार देता गया, इसका एक संक्षेप में विवरण हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो विदेश नीति होती क्या है और विदेश नीति तय कैसे होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते। और लोगों से संपर्क रखना, उनसे अपने संबंध बनाए रखना, ये एक हमारे जीवन का अविभाज्य भाग है। वैसे ही देशों के लिए भी और देशों से संबंध बनाते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर, अपने हितों के आधार पर और अपने उद्दिष्टों के आधार पर हर देश और देशों से संबंध सुनिश्चित करते हुए एक निश्चित नीति जो बनाता है उसको विदेश नीति कहते हैं। अब ये विदेश नीति तय होने के अलग अलग घटक होते हैं। उन घटकों के आधार पर विदेश नीति निर्धारित होती है। ये किसी भी रिक्त स्थान से अचानक से पैदा नहीं होती। बहुत सारे घटक होते हैं जिनके आधार पर विदेश नीति आकार लेती है। कौन कौन से घटक हैं? घटक तो बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटक होते हैं, कुछ आर्थिक भी होते हैं, कुछ राजनैतिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अध्ययन करने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि 4 घटक जो है वो किसी भी देश की विदेश नीति को तय करते हैं। सबसे पहला घटक है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। जैसे जैसे वैश्विक स्थिति बदलती है वैसे वैसे उसका प्रभाव हर देश की विदेश नीति पर भी पड़ता है। जैसे एक समय था 20वीं शताब्दी में, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उन विश्व युद्ध की स्थिति ने हर देश की विदेश नीति को प्रभावित किया। फिर शीत युद्ध शुरू हुआ तो शीत युद्ध ने भी विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद बहुत समय तक ऐसा लगा कि अमेरिका एक ही महाशक्ति के रूप में रहेगा, तो उसने भी प्रभावित किया। तो जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलती है, किसी भी देश की विदेश नीति भी बदलती है। भारत भी उसके लिए अपवाद नहीं है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जो आंतरिक स्थिति है किसी भी देश की, वो भी तय करती है कि उस देश की विदेश नीति क्या होगी। जैसे भारत के बारे में हम समझे तो भारत एक प्राचीन सभ्यता है। भारत में एक लोकतांत्रिक परंपरा के बीज बहुत वर्षों से पहले से ही रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक तरीके से बहुत देशों के लिए प्रेरणादायी रहा है। भारत में विविधता रहते हुए भी एकत्व की भावना, ये भारत की आंतरिक स्थिति का एक तरीके से आदर्श रहा है। लेकिन ये रहते हुए भी हमने संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का स्वीकार किया। बहुत सारे जो कानून ब्रिटिशों के समय बने थे उनमें से हमने कुछ व्यवस्थाएं वैसे ही बना के रखी। ये जो सारी स्थिति है, ये आंतरिक स्थिति हमारी विदेश नीति को भी प्रभावित करती है। तो बंगाल में क्या हो रहा है उसका बांग्लादेश की नीति पर प्रभाव होता है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है पाकिस्तान की नीति पर प्रभाव होता है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है श्रीलंका की नीति पर प्रभाव होता है।
तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको कहा जाता है, आंतरिक स्थिति के जो मानक है, वो भी विदेश नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है नेतृत्व। हर नेतृत्व की अपनी एक शैली होती है, हर नेतृत्व का अपना एक विचार होता है, कार्य पद्धति होती है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भारत के विदेश नीति का एक तरीके से शिल्पकार माना जाता है। तो वो बड़े आदर्शवादी माने जाते थे और इसलिए शुरू से बहुत ज़्यादा रक्षा पर, बहुत ज़्यादा हमारी सैन्य सज्जा पर खर्च नहीं करना, ये उनकी नीति का हिस्सा बना। उसके विपरीत उनकी ही बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको जब ध्यान में आया कि हमें इस सारे देशों के आपसी राजनीति में अपने आप को बचा के रखना है, तो हमें इनके तौर तरीके समझने होंगे। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के उन्हीं फोरम्स का उपयोग करते हुए उसी आर्मी को, उन्हीं हमारे सैन्य बलों को एक तरीके से सक्षम बनाते हुए 1971 में युद्ध भी किया। तो नेतृत्व जो है वो हमारी विदेश नीति को बदलता है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो विदेश नीति को तय करता है, वो है उस सरकार की विचारधारा। सरकार कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित है या पूंजीवादी विचारों से या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों से, ये सारे घटक जो है देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से हमें पंडित नेहरू के समय की विदेश नीति का टोन उससे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की विदेश नीति के टोन में बहुत अंतर दिखाई देता है। मूल सिद्धांत वही रहते हुए भी, मूल उद्दिष्ट वही रहते हुए भी, उनको परिलक्षित करने की, उनको कार्यान्वित करने की एक जो पद्धति है उसमें अंतर दिखाई देता है। तो ये प्रमुख घटक है, ये पर्याप्त नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। कभी कभी टेक्नोलॉजी, जो तंत्र विज्ञान है, वो भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, एक प्रमुख घटक बन जाता है। देश की आर्थिक स्थिति, ये भी महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। सामाजिक स्थिति, भेद या हिंसा का वातावरण है या नहीं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। लेकिन ये सारे घटक विदेश नीति को तय करते हैं, ये हमें ये अध्ययन करते हुए समझना आवश्यक है। हमने हमारे विदेश नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत तय किए, लेकिन वो भी स्टैटिक नहीं रहे, वैसे के वैसे नहीं रहे। उनका आशय जो है वो समयानुसार बदलता गया। जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना कि किसी भी तरह के वंशवाद का, किसी भी तरह के उपनिवेशवाद का हमने हमेशा से विरोध किया। कोई किसी को गुलाम ना बनाए, इस प्रमुख सिद्धांत के साथ हमने हमारी विदेश नीति को भी तय किया। वैसे ही लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ये भी हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, यूनाइटेड नेशंस हो गए या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसे संगठनों पर विश्वास और उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी संघर्ष का जो है वो उपाय खोजना, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करना, ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत के विदेश नीति में इक्विटेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के रास्ते में सबकी समान भागीदारी, जैसे समाज के अंदर समानता होनी चाहिए, वैसे ही राष्ट्रों के बीच में भी बहुत सारे आज जो अपने आप को विकसित कहने वाले राष्ट्र है, उन्होंने कभी और देशों को गुलाम बनाया था, समाज को गुलाम बनाया था और उसके आधार पर वो विकसित हुए हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए भारत ने दक्षिण अक्ष के सारे देशों के बीच में एक समन्वय प्रस्थापित कर एक समतावादी व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की। और इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, वो था भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता, स्वतंत्रता। हम किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं,
किसी ब्लॉक में जुड़े हैं इसके कारण नहीं, हम अपने हितों के आधार पर, और इसके लिए भारत ने कुछ अपने उद्दिष्ट भी तय किए कि हमारे राष्ट्रीय हित जो है वो हम तय करेंगे। फिर उन उद्दिष्टों के लिए जितना हो सके हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का और शांतिपूर्ण रास्ते जो है उन्हीं का प्रयोग करेंगे। पूरे विश्व में हम डिसआर्मामेंट जिसको कहा गया कि एक तरीके से हम जो कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है, शीत युद्ध, उसमें हथियार बनाने की जो होड़ लगी थी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हथियारों से मुक्त होना है, शांति के रास्ते पर चलना है, ये हमारा की ऑब्जेक्टिव रहा। फिर इसके साथ साथ और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, जिसके लिए सारे देश एक दूसरे की सार्वभौमता का सम्मान करें और सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार करें। और इसके लिए हमने इस नीति को एक नाम दिया जो पंडित नेहरू की नीति के रूप में जानी जाती है, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन ये कहा गया। हम किसी गुट के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो एक तरीके से हमने सकारात्मक तरीके से यह निर्णय लिया कि हम किसी के साथ जाएंगे नहीं, जहां पे जिसके साथ समन्वय तालमेल बिठाना है उस विषय के लिए बिठाएंगे, लेकिन सैन्य तौर पर मिलिट्री अलायंस के रूप में हम किसी भी ना सोवियत ब्लॉक में जाएंगे ना अमेरिका वाले ब्लॉक में जाएंगे। ये हमारा एक निर्णय रहा। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो भारत की जो विदेश नीति है वो नेहरू एरा एक महत्वपूर्ण फेज है। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का कालखंड आता है, राजीव गांधी का कालखंड है, नरसिंह राव जी का कालखंड है, फिर बीच में एक कालखंड है जिसको वैसे तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव के बाद प्रधानमंत्री आई के गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने इस कालखंड में